नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अष्टक वर्ग के रोचक सूत्र। अष्टक वर्ग एक ऐसी चीज है ज्योतिष में जहां पे किसी प्रकार के गुणा गणित की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अष्टक वर्ग के कुछ रोचक सूत्र क्या हैं, और आगे भी हम कई कार्यक्रम लाने वाले हैं अष्टक वर्ग से संबंधित, जिनसे आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी और बहुत ही आसान तरीके से आप ज्योतिष सीख सकेंगे। अब चलिए आ जाते हैं मेन विषय पर। क्योंकि जो चीज़ आपको सिखाया जा रहा है उस चीज़ का आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो एक अष्टक वर्ग की कुंडली मैंने यहाँ पे ली है। अब आप ये जान लीजिए, आपका जो लगन होगा, लगन कुंडली में पहला घर लग्न जो होगा, अष्टक वर्ग में भी वही लगन रहेगा। कर्क लगन यहाँ पर है तो ये कर्क लगन है। अगर आपकी कुंडली कर्क लगन की है तो अष्टक वर्ग का लगन भी कर्क ही रहेगा। लगन कुंडली वृषभ की है तो अष्टक वर्ग का लगन वृषभ ही रहेगा। समझ रहे हैं आप? उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब जब ये जो छोटी गिनतियां लिखी हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो आपके लग्न कुंडली की राशियां हैं, और इन्हीं के साथ एक बड़ी गिनती लिखी होगी अष्टक वर्ग में, तो ये अष्टक वर्ग की रेखाएं हैं, इन्हीं की हमको जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला सूत्र हम आपको समझाते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए, अष्टक वर्ग में ये जो रेखाएं हैं, रेखाओं की संख्या लिखी गई है। जैसे यहाँ 31 है तो यहाँ पर 31 रेखाओं की संख्या प्राप्त है। यहाँ 28 है तो 28 रेखाएं हैं। 28 एवरेज माना जाता है, 28 के नीचे बिलो एवरेज हो जाएगा और 28 के ऊपर गुड माना जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता है अच्छा माना जाता है। जिस भाव में अधिक रेखाएं होती हैं वह भाव बलवान माना जाता है। जैसे यहाँ पे 35 है, इस अष्टक वर्ग कुंडली में चतुर्थ भाव में सबसे ज़्यादा 35 रेखाएं हैं, तो इस व्यक्ति के जीवन में चतुर्थ भाव का सुख अधिक रहेगा। 31 यहाँ है, यानी एवरेज से जो है 28 एवरेज है, एवरेज से अधिक है, तो कर्म भी ठीक ठाक रहेगा। सप्तम में 31 है, मैरिड लाइफ ठीक रहेगा। अच्छा, एक चीज़, चलिए विषय वस्तु शुरू करते हैं, उसी में अभी सब आ जाएगा। आपको यह देखना है कि अगर आपके छठे, 8वें और 12वें घर में लगन से ज़्यादा रेखाएं हो, जैसे यहाँ लगन में कितनी रेखाएं हैं 28, मैं नोट कर लेता हूँ। अगर लगन में जो रेखाएं हैं उनमें से छठे, 8वें और 12वें में से किसी दो भाव में लगन से अधिक रेखा होगा तो जीवन में स्ट्रगल बढ़ाएगा। यहाँ छठे में कितनी है 23, और 8वें में कितनी है 35, और 12वें में कितनी है 16, लगन की कितनी है 28। इसी प्रकार से आपको अपनी वर्ग कुंडली में, अष्टक वर्ग की कुंडली में देखना है। अब आप यह देखिए, जो ये 6, 8, 12 की रेखाएं हैं, इनमें से अगर कोई भी दो भाव की रेखाएं इस लगन की रेखा से अधिक हो जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे एक जगह 23 है, एक जगह 16 है, एक जगह अधिक है 35 है, 28 से अधिक है, लेकिन दो जगह कम है। जब भी आप तीनों मिलाएंगे तो एक में अधिक आएगा ज़्यादातर, लेकिन अगर दो में अधिक आ गया लगन से या तीनों में अधिक आ गया तब तो बड़ी हार्डशिप्स आएंगी, मुसीबतें जीवन में आएंगी, स्ट्रगल बढ़ेगा। तो दो, कम से कम 6, 8, 12 में से दो भाव ऐसे होने चाहिए जिनमें बड़ी रेखाएं लगन से कम रहें। ये आपको एक सूत्र समझ में आ गया होगा। दूसरा समझा देते हैं। जब विवाह होता है, पति पत्नी आते हैं तो 2-4 साल आपस में
अंडरस्टैंडिंग बनाने में लग जाते हैं, परिवार के साथ घुलने मिलने में। उसके बाद शुरू होता है कि परिवार में 2-4 साल बाद की बात मैं बता रहा हूँ विवाह के, कि पति और पत्नी में कौन अधिक हावी रहेगा, कौन अधिक एक दूसरे को अपने विचार से प्रभावित करेगा। ये लगन आप हैं और ये सप्तम भाव ये आपका जीवन साथी है। लगन और सप्तम में से जिसमें अधिक रेखाएं रहेंगी वह जीवन में हावी होने का प्रयास करेगा, वह अपनी बातों को ऊपर रखेगा और अगला व्यक्ति उसे स्वीकार भी करेगा। जैसे यहाँ 28 है लगन में और सप्तम में क्या है 31, यानी जो जीवन साथी का भाव है उसमें अधिक रेखाएं हैं और लगन में कम है। तो इस वर्ग कुंडली, अष्टक वर्ग की कुंडली के अनुसार इसका जीवन साथी जो होगा अपने विचारों से इस जातक को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएगा, उसी के अनुकरण करते हुए जीवन चलेगा। अगर किसी के सप्तम भाव में अधिक रेखाएं हों, कोई पुरुष की मान लीजिए कुंडली है और सप्तम में अधिक रेखाएं हैं, अष्टम में कम है, लगन में कम है, सप्तम में अधिक है, तो ऐसा जातक अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता है और सारे काम काज, रुपए पैसे, जिम्मेदारियों को पत्नी के ऊपर छोड़ देता है कि पत्नी जो करेगी ठीक ठाक करेगी, मतलब पत्नी पे भरोसा बनता है। अगर यहाँ पर अधिक है रेखाएं और कुंडली जो है स्त्री की है तो ऐसी स्त्री पति पे पूरा भरोसा करती है। ये हो गया दूसरा सूत्र। अगले सूत्र पे चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में अधिक रेखाएं हो, जैसे यहाँ 23 है तो 23 क्या है 28 एवरेज माना जाता है, 28 रेखाएं तो एवरेज से भी डाउन है। अगर छठे भाव में ज़्यादा रेखाएं हो 30 हो 32 हो और भी जितना अधिक हो, नौकरी के लिए उस जातक की कुंडली उतनी ही अच्छी होती है। अगर किसी की अष्टक वर्ग की कुंडली में छठे भाव में ज़्यादा रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति को जॉब पे रखना, कर्मचारी के रूप में रखना अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, एज एम्प्लॉय के रूप में अच्छा रिजल्ट देता है। अगले सूत्र को बताते हैं। रोचक सूत्र जो है, आठवां भाव जो होता है वह अनिष्टकर होता है। लगन से अष्टम में अगर आपके यहाँ पर बिलो एवरेज रहे रेखाएं तो अच्छा है, जैसे 28 से कम रहे तो अच्छा है। अब अगर 28 से अधिक है, एवब एवरेज हो रहा है, तो जीवन में हार्डशिप्स और हेल्थ इश्यूज बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि अधिक रेखाएं हैं तो आयु कम करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हार्डशिप्स बढ़ाता है। एक सूत्र जानिए, अगर लगन से अष्टम में अधिक रेखाएं हैं तो आपके स्वयं के लिए अच्छी नहीं है। किसी भी भाव से, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी भाव हो, किसी भी भाव से जो आठवां भाव है वह उस भाव के लिए अशुभ है। जैसे मान लीजिए ये चतुर्थ भाव माता का है तो यहाँ से 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अष्टम हुआ। अगर एकादश भाव में अधिक रेखाएं हैं तो बशर्ते आपके लिए अच्छा होगा इनकम के लिए, लेकिन ये माता के लिए अष्टम भी पड़ जाता है तो माता के लिए अच्छा नहीं होगा। ये पत्नी का भाव है, यहाँ से अष्टम, ये द्वितीय घर होगा। यहाँ अधिक रेखाएं पड़ना आपके धन के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन चूंकि पत्नी वाले भाव से, जीवन साथी वाले भाव से आठवां पड़ता है तो इसके जीवन में हार्डशिप्स यानी कठिनाइयाँ बढ़ाएगा। जैसे आपका ये संतान भाव है, अब यहाँ से आठवां भाव ये गिनेंगे आप तो ये 12वां भाव पड़ेगा। अगर 12वें भाव में अधिक रेखाएं हैं तो संतान के लिए अष्टम पड़ेगा, यह तो संतान के लिए हार्डशिप्स पैदा करेगा। अगले सूत्र पे चलते हैं। देखिए दिशाएं जो होती हैं 4 हैं, एक हो गया, सभी दिशाओं को मैं लिख करके आपको समझाता हूँ कि कौन सी दिशा आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर की दिशा, 4 दिशाएं हैं तो चारों दिशाओं में ज़्यादा अच्छी कौन सी दिशा आपके लिए रहेगी। तो ये जो एक है ये मेष है,
1 5 माने सिंह है और 9 मतलब धनु है। ये पूरब दिशाओं को प्रेजेंट करते हैं। अभी ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर एक साथ समझा देता हूँ। ये देखिए, ये जो 1 5 9, जहाँ पर आपकी कुंडली में 1 5 9 की गिनती लिखी है, उसकी दिशा क्या है? पूरब है। और 2 6 10 की दिशा है दक्षिण। 3 7 11 की दिशा क्या है? पश्चिम। 4 8 12 की दिशा क्या है? उत्तर। अब आपको सबसे लकी दिशा जानना है, सबसे अच्छी दिशा आपके लिए कौन सी है, कि किस दिशा की तरफ से आपको ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा लाभ, ज़्यादा मान सम्मान मिल सकता है। उसके लिए आपको करना क्या है कि ये पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर जो दिशाएं आई हैं, इनमें किस दिशा में सबसे अधिक रेखा प्राप्त है अष्टक वर्ग में, वो आपको निकालना है। कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। ऐसे आप ये कॉलम बना लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये पूरब दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन गिनतियों पर, इन राशियों पर जो जो रेखाएं मिली हैं वो आपको काउंट करना है। 1 नंबर पे यहाँ 31 लिखा है, 31। 5 नंबर जो पूरब को रिप्रेजेंट करता है, 5 पे 26 प्लस 26। फिर 9 नंबर पे आपको देखना है 23। बात समझ में आ रही होगी आपको। ऐसे दक्षिण दिशा वाली जो राशियां हैं उनको काउंट करिए। 2 6 10। 2 नंबर कहाँ है? 2 नंबर माने वृषभ राशि, यहाँ है 28 प्लस 6 नंबर कहाँ है? 31 प्लस, इसी प्रकार से 10 नंबर देखिए 31। ये हो गया दक्षिण दिशा की रेखाएं। इसी प्रकार से पश्चिम में 3 7 11, 3 जहाँ पर है वहाँ की 3 मतलब यहाँ पर 3 नंबर मतलब मिथुन राशि में 16 प्लस 7 नंबर पे देखेंगे 35 प्लस, और आपको 11 नंबर देखना है जहाँ पर 35 रेखाएं हैं। ये हो गया पश्चिम दिशा में मिली हुई रेखाओं की संख्या। इसी प्रकार से उत्तर में 4 नंबर जहाँ पर हो आप में, वहाँ पे जो गिनती आई है उसको नोट करिए। 28 प्लस 8 नंबर पे 26 प्लस 12 नंबर पे 27। ये आप ऐसे निकाल लीजिए और इन सब का योग कर लीजिए। इनका टोटल योग जो आए उसे लिखिए, इसका टोटल योग लिखिए, इसका टोटल योग, फिर इसका टोटल योग लिख लीजिए। सबसे अधिक जो योग करने पर, जोड़ने पर, टोटल करने पर सबसे अधिक जिस दिशा में रेखाएं पड़ेंगी वो दिशा आपके लिए नंबर 1 लकी है। उससे कम जहां पर आएगा योग वो आपके सेकंड नंबर के लिए लकी है। थर्ड और फोर्थ नंबर को अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोग कुंडली दिखाते हैं तो लकी दिशा पूछते हैं कि मकान लेना है तो किस शहर में लें, जहां है वहां से उत्तर लें, पूरब लें। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, ऑफिस डालना चाहते हैं, कहाँ डालें, तो ये दिशा आपको बता देगी। बहुत ही रोचक है और कुछ करना नहीं है। जैसे मैंने बताया, अष्टक वर्ग की कुंडली डाउनलोड करिए और गिनती करते हुए चले जाइए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि आज आपको अपना देखना है, कल बच्चों का देखना होगा। और शेयर भी जरूर करिएगा। फिर अगले सूत्र पे चलते हैं। 7.5 या गोचर के बारे में अष्टक वर्ग का सबसे अच्छा उपयोग होता है। इस पे आगे कार्यक्रम में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, गोचर के लिए जब अष्टक वर्ग का प्रयोग कैसे होता है। लेकिन आज 7.5 जिनकी चल रही है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि 7.5 में जिनकी नहीं चल रही वो भी देखें, सीखें, क्योंकि कभी ना कभी चलेगी आपकी परिवार में 7.5 तो आएगी ही। 7.5 इस समय जो है शनि मकर से कुंभ में आ रहे हैं, यानी अपकमिंग जो 7.5 है जो चल रही है या चलने वाली है, कुंभ, मीन और मेष राशि के लोगों की 7.5 चलेगी। तो आप अपनी अष्टक वर्ग कुंडली में देखिए कि शनि किस भाव में जा रहा है। अभी जैसे शनि कुंभ में जा रहे हैं तो कुंभ मीन की 7.5 चलेगी और मकर की चलेगी। एक राशि पीछे चलती है उस राशि पर और एक राशि आगे। और 7.5 के 3 चरण होते हैं, 2.5 साल के। तो 7.5 के दौरान शनि जिस राशि पे चल रहा है
जैसे अभी जो है शनि कुंभ पे आ गए हैं 29 अप्रैल को कुंभ पे आ गए, तो मीन राशि की 7.5 शुरू हो गई। जब 7.5 के दौरान शनि गोचर करता हुआ किस भाव में आया है, अगर उस भाव में अधिक रेखाएं हो, 28 से ऊपर जितना अधिक होगा, तो 7.5 आपको परेशान नहीं करेगी, वह 7.5 अच्छा प्रभाव डालेगी। अगर हम अष्टक वर्ग में अभी भिन्नाष्टक भी होता है, भिन्नाष्टक में भी अगर शनि को अच्छे बिंदु प्राप्त हो जाए, रेखाएं प्राप्त हो जाए, तो और भी अच्छा है। जैसे इस जातक का मीन राशि है, मान लीजिए चंद्रमा 12 नंबर पर है, तो जब शनि 29 तारीख को कुंभ पे आ गया तो 7.5 शुरू हो गए। अब 7.5 कहाँ शुरू हुई, जब शनि यहाँ आया है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कितनी रेखाएं हैं, 35 है, तो 7.5 इनको अशुभ नहीं देगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ग्रहों का सपोर्ट मिला है। इसी प्रकार से जब 7.5 का दूसरा चरण आएगा, मीन राशि पे शनि आएगा, तो 27 बिंदु हैं, रेखाएं हैं, तो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कम है। और यहाँ पे जब शनि आएगा तो नीच राशि में होगा, लेकिन रेखाएं अधिक पाया है, तो नीच होने के बावजूद उतना अशुभ फल नहीं देगा जितना देना चाहिए। अगर यहीं मेष राशि में शनि आए और यहाँ पर बिंदु सिर्फ 23 होते, तब तो बहुत अशुभ देता, लेकिन चूंकि इसको 31 रेखाएं जो एवरेज है उससे अधिक मिली है, तो उसका अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक बहुत ही रोचक चीज़ और आपको बताते हैं इसी अष्टक वर्ग से जुड़ा हुआ। अष्टक वर्ग के माध्यम से आप कैसे जान सकते हैं कि जीवन सामान्य रहेगा, सामान्य से ऊपर रहेगा, सुखी संपन्न रहेगा, जीवन में अभाव नहीं रहेगा, यह आप कैसे जान सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने अष्टक वर्ग कुंडली में लग्न में जो रेखाएं, जो गिनती पड़ी है, जितनी रेखाएं मिली हैं उनको लीजिए, लग्न में पड़ा हुआ रेखा की संख्या प्लस दूसरे भाव में जो संख्या है उसको लिखना है प्लस, इसी प्रकार से जो चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में जो संख्या है उसको लेना है। 35 है, यहाँ चौथा भाव यही है, ये पहला भाव होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो लगन में जो गिनती है उसको लिख लीजिए, राशि वाली गिनती नहीं लिखनी है, जो ये 4, 5, 6, 7, 8, 12 तक है, इसको नहीं, ये जो ज़्यादा नंबर वाली गिनतियाँ हैं। तो लगन की में जो गिनती है उसको लिखिए, दूसरे भाव में जो गिनती है उसको उसी में जोड़िए, चतुर्थ भाव में जो गिनती है उसको जोड़िए, उसके बाद 9th हाउस में, 9वें घर में जो गिनती है उसको जोड़िए, 9वें घर में जो गिनती है उसको जोड़ने के बाद 10वें घर में जो गिनती है उसको भी जोड़िए, फिर उसके बाद उसी में आपको जोड़ना है 11वें घर में जो गिनती है। ठीक है, लगन का जोड़िए, सेकेंड का, फोर्थ का, 9th का, 10th का और 11th में जितनी गिनतियां हैं उनको जोड़ लीजिए। अगर यह टोटल योग जो है वह 164 से अधिक हो, 164 हो या उससे अधिक हो योग, तो आपका जीवन सुखमय होगा, संपन्नता से भरा रहेगा। अगर 164 से 164 से जितना डाउन रहेगा, आप उतना ही उस व्यक्ति के जीवन में अनुमान लगा सकते हैं कि संपन्नता उसी अनुपात में कम रहने वाली है। चलिए पहले सूत्र पे चलते हैं। देखिए, आपको यह देखना है जीवन में जो आय है उसकी निरंतरता कितनी रहेगी, आसानी से धनागमन होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। उसको देखने के लिए आपको यह देखना है कि अष्टक वर्ग कुंडली में आपका जो 11th हाउस है, सबकी कुंडली में 11th हाउस यही होगा, पहला घर यही होता है, यहीं से गिनते हैं। 11वें घर पे आ जाइए, 11th हाउस पे। अगर 11वें घर में 10वें घर से अधिक रेखाएं हो और 12वें घर से अधिक रेखाएं हो, जैसा कि इस कुंडली में 10th में 25 रेखाएं हैं, 12वें में 18 रेखाएं हैं, इसको रेखा बोलिए या बिंदु बोलिए, जो शुभ प्राप्त हुए हैं, कहीं कहीं रेखा बोलते हैं, कहीं कहीं बिंदु बोलते हैं।
तो जो शुभ ग्रहों के द्वारा दिए गए पॉइंट्स हैं उन्हीं को गिनना है। यहाँ पे अगर 11वें घर में जो पॉइंट्स हैं वह 10वें घर से और 12वें घर से अधिक होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धनागमन पर्याप्त रूप से बना रहता है, आसानी से बना रहता है। अगर व्यक्ति कभी मेहनत भी कम करे, प्रयास भी कम करे, तो भी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहती है। यानी इस 10वें घर से और 12वें घर से अधिक रेखाएं, अधिक पॉइंट्स होना चाहिए इस 11th हाउस में, तो इसे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा सूत्र यह है कि जो सर्वाष्टक कुंडली है, ये सर्वाष्टक कुंडली ही होती है। हर घर में कितनी मैक्सिमम रेखाएं हैं, पॉइंट्स हैं, उसी को सर्वाष्टक बोलते हैं। तो सर्वाष्टक कुंडली में अगर किसी के पास अष्टक वर्ग की कुंडली नहीं है, जो नए व्यूअर्स हैं, जैसे पुरानों के लिए तो मैंने पिछले कार्यक्रम में बता दिया है, जो नए हैं उनके लिए अभी आखिर में मैं बता दूंगा कि अष्टक वर्ग की कुंडली उनको मिलेगी कहाँ से। तो अगर आपको यह देखना है सर्वाष्टक कुंडली में अगर आपकी लग्न कुंडली में राजयोग है, पहले लग्न कुंडली देख लीजिए क्या उसमें राजयोग है कि नहीं है। राजयोग और धन योग है तो आप यह जान लीजिए कि आपकी इस अष्टक वर्ग की कुंडली में लग्न में जो पॉइंट आए होंगे, जैसे यहाँ पर कितना आया है 32, ये जो छोटी गिनतियां लिखी हुई हैं 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्रम से ये राशियां हैं। और ये जो ग्रीन में मैंने लिखा है हरे रंग में, ये अष्टक वर्ग के पॉइंट्स हैं और ये लग्न कुंडली के ग्रह बैठे हुए हैं। तो अगर कुंडली में आपके धन योग हो, राजयोग हो किसी की कुंडली में, तो लग्न में जो पॉइंट्स बनते हैं उसी पॉइंट्स की उम्र में जातक ऐसे कार्य में लग जाता है जहां से आगे चल के वह अपनी कुंडली के राजयोग का परिणाम पाता है। इस कुंडली में लग्न में 32 पॉइंट्स हैं और इस कुंडली में राजयोग भी हैं अच्छे खासे। यहाँ पर देखिए सूर्य और मंगल अपने दशम भाव में है, मंगल स्वाग्रही है, सूर्य दिग्बली है, गुरु शनि की युति भी अच्छी मानी जाती है। कुल मिलाकर के इस कुंडली में 32 साल की उम्र से जातक ऐसे कार्य में लग गया जहां से उसका राजयोग शुरू हुआ, उसी कार्य में आगे चल के व्यक्ति को बड़ा नाम, फेम, प्रसिद्धि, धन मिला। कभी कभी 32 साल की उम्र में ही अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, या फिर जो यहाँ पर रेखाएं होंगी उस उम्र में, या फिर उस उम्र से जातक किसी न किसी ऐसे कार्य से जुड़ जाएगा जो आगे चल के उसको राजयोग देगा, आगे चल के उसी में उसका पूरा जीवन और कैरियर सेटल हो जाएगा। अगले सूत्र पे चलते हैं। आपको देखना है अपने लग्न से चतुर्थ भाव पर आ जाना है, 1, 2, 3, 4, 4th हाउस पर आप आ जाइए और देखिए अगर 4th हाउस में 30 से अधिक रेखाएं हो, जैसा कि यहाँ पे 24 है, 30 नहीं है, अगर यहाँ पर 30 पॉइंट्स हो, 30 पॉइंट अगर चतुर्थ भाव में है किसी के, और इस चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, शुभ ग्रह मतलब चंद्रमा हो गया शुक्ल पक्ष का, बुध हो गया, गुरु हो गया और शुक्र हो गया, अगर यहाँ पे 30 पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स किसी के चतुर्थ भाव में हैं और गुरु, शुक्र, चंद्रमा या बुध यहाँ पे बैठे हों इसके सामने 10वें घर में, या गुरु यहाँ पर बैठा हुआ हो, तो यहाँ से बैठेगा तो 5वीं दृष्टि डालेगा, या गुरु यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठेगा तो 9वीं दृष्टि डालेगा। 30 पॉइंट्स हो या उससे अधिक हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति अपने जीवन में घर, जमीन और वाहन का मन माफिक सुख पाता है। घर, जमीन और गाड़ी की जो एक अभिलाषा रहती है व्यक्ति के अंदर कि यह मेरे पास ऐसा हो, एक ड्रीम हाउस, ड्रीम लैंड, ड्रीम वाहन ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगला सूत्र चलते हैं। वर्गोत्तम शब्द आपने सुना होगा। अगर कोई भी ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में सेम राशि पर हो, सेम गिनती पर लिखा हो, जैसे लग्न कुंडली में कोई ग्रह 11 नंबर की गिनती पर लिखा है और नवमांश कुंडली में भी 11 नंबर की गिनती पर लिखा है, तो उसे वर्गोत्तम बोलते हैं। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में सेम राशि पर ग्रह वर्गोत्तम होता है और ऐसा कहा गया है और अनुभव सिद्ध भी है कि वर्गोत्तम ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम है और उसे
सर्वाष्टक में अष्टक वर्ग की कुंडली में 30 से अधिक बिंदु या 30 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं तो ही वह बहुत अच्छा परिणाम दे पाएगा। अगर बिंदु 30 से कम हो, जितने जितने कम होते जाएंगे उसके वर्गोत्तम का प्रभाव, शुभ प्रभाव उतना ही कम और धीमा हो जाएगा। तो अगर कोई ग्रह लग्न नवमांश में सेम राशि में है, वर्गोत्तम है, तो अष्टक वर्ग में वह जिस राशि भाव में है उसमें देखिए क्या 30 से अधिक पॉइंट्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं, यह भी देख लेना चाहिए। एक और रोचक चीज यह है कि अगर आपके 10th हाउस में 10वें घर में, किसी भी कुंडली में 10वें घर में 30 से अधिक बिंदु मिले हों, 30 से अधिक पॉइंट 10th हाउस में हो और 10th हाउस में कोई क्रूर ग्रह या पापक ग्रह हो तो व्यक्ति के कैरियर को 4 चांद लगा देता है। क्रूर ग्रह होने पर 10th हाउस में व्यक्ति बहुत अधिक पराक्रमशीलता से अपने कार्य के लिए जूझता है। तो 30 से अधिक पॉइंट्स हो, जितने अधिक पॉइंट्स हो उतना ही अच्छा है। और कोई पापक ग्रह, क्रूर ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, तो बहुत शुभ परिणाम मिलेगा। यहाँ एक चीज और बता दें, अगर 10th हाउस में केतु अकेला होता है, 10th हाउस में केतु अकेला बैठे तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भर कैरियर अस्थिरता से गुजरता है। तो 10th हाउस में केतु का अकेला बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। अगले सूत्र पर चलते हैं। आपको यह देखना होगा कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्या जीवन में कभी आप प्रत्याशित ढंग से, यानी साल, 2 साल, 4 साल के अंदर आपके जीवन का कायाकल्प हो जाए, आप 1 रुपये से 100 रुपये के आदमी हो सकते हैं। यह देखने के लिए आप यह देखिए कि क्या आपके लग्न में, अष्टक वर्ग की कुंडली में लग्न में 25 पॉइंट्स हैं कि नहीं है। अगर लग्न में 25 पॉइंट्स हो या उससे अधिक हो, और इसके अलावा जो आपका 9th हाउस है, भाग्य भाव है, उसमें 29 पॉइंट्स हों या उससे अधिक हों, लगन में 25 या उससे अधिक और भाग्य में 29 या उससे अधिक पॉइंट्स हों, तथा ये जो लग्न है और भाग्य भाव है इसमें कोई पापक ग्रह ना बैठा हो और पापक ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति अप्रत्याशित ढंग से भाग्य वृद्धि व धन लाभ पाता है। अचानक से उन्नति होती है, जितना मेहनत करता है उसका कई गुना परिणाम उसे प्राप्त होने की संभावनाएं रहती हैं। अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला सूत्र हमारा है, आपको अपने अष्टक वर्ग की कुंडली में जो आपका 6th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस है, 6, 8 और 12 में जो आपके पॉइंट्स हैं उनको काउंट करिए। जैसे यहाँ पे 29 है, अष्टम में 31 है, 12th में 18 है। ये जो भी पॉइंट्स हैं 6, 8, 12 में, इनको आपको जोड़ लेना है, टोटल कर लेना है इनको। अगर इनका टोटल 76 या उससे कम है तो आपकी आय अधिक रहेगी और व्यय कम रहेगा। फिर से सुन लीजिए, 6, 8 और 12th हाउस में जो पॉइंट्स मिले हैं, अगर वे 76 से कम आते हैं तो व्यक्ति की आय अधिक और व्यय कम रहता है। लेकिन अगर इससे अधिक आता है तो व्यक्ति कर्ज के भाव से या व्यय के भाव से पीड़ित होता है, व्यय अधिक हो सकता है, कर्ज में भी व्यक्ति का धन जा सकता है। तो इस प्रकार से आप 6, 8, 12 से जान सकते हैं। अगला सूत्र बताते हैं, यह भी बहुत ही रोचक सूत्र है। अगर आपके अष्टक वर्ग की कुंडली में जो आपका ये अष्टक वर्ग चार्ट बना है, इसमें कभी कभी आप देखते होंगे जीवन में कि कुछ व्यक्तियों का जीवन सामान्य चलता है। जैसे इस साल में जो स्थिति है उससे बहुत ही थोड़ा सा अप या डाउन अगले साल आता है, थोड़ा बहुत ही अप डाउन लाइफ में होता है कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के जीवन में ज़्यादा अप डाउन्स आते हैं। तो ऐसे कौन से योग है जहां से आप समझ सकते हैं कि अप और डाउन्स अधिक होंगे
कि कम ही अप डाउन्स होंगे। इसको जानने का तरीका यह है कि जो पॉइंट्स बटे हुए हैं अष्टक वर्ग में, अगर एक भाव से दूसरे भाव के बीच जो पॉइंट्स हैं उनमें अंतर अधिक होता है तो अप एंड डाउन्स अधिक होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 10th हाउस में 25 है और यहाँ पे 32 है, यहाँ पर 18 है। इन तीनों भावों में बहुत ज़्यादा अंतर है, भावों के इन बिंदुओं में अंतर अधिक है। तो अब यहाँ 25 है, यहाँ 32 है, 7 का अंतर है, यहाँ तो और भी ज़्यादा है। अगर एक भाव से दूसरे भाव में बने हुए बिंदुओं में बने हुए पॉइंट्स में अंतर अधिक होता है तो अप एंड डाउन्स अधिक आएंगे, और अगर यह अंतर कम होता है तो अप और डाउन्स उतने ही कम रहते हैं। जैसे यहाँ देखिए जो 7th हाउस है और जो ईयर्थ हाउस है इसमें अंतर थोड़ा कम है, 5 पॉइंट्स का अंतर है। तो इस पॉइंट वाली एज में, एज किस वर्ग किस आयु में जीवन कैसा रहेगा, इसके लिए पहले अष्टक वर्ग पे कार्यक्रम बना है, पिछले 2 वीडियो इसी पर थे। तो यहाँ से यहाँ की आयु में जो है इस जातक के जीवन में अप डाउन्स कम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इस भाव से इस भाव में अंतर अधिक है तो अप डाउन्स अधिक रहेंगे। यहाँ से यहाँ में अंतर है तो यहाँ भी कम अंतर है, यहाँ 23 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ से यहाँ का जब समय आएगा तो अप डाउन्स कम रहेंगे। एक चीज़ इसमें और है, अगर यहाँ देखिए 23 से 25 है यानी कम से ज़्यादा की तरफ जब होता है तो वह अप की तरफ जाएगा। इस उम्र में जब जातक इस भाव वाले उम्र में पहुँचेगा और यहाँ से यहाँ जब जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए बृहस्पति का गोचर इसी भाव में है। अब बृहस्पति यहाँ से, ये जिस किसी की भी कुंडली है, आप अपनी कुंडली में देखिए कि गुरु का गोचर, मुख्य रूप से दीर्घकालिक ग्रहों का गोचर लीजिए, गुरु और शनि का। मान लीजिए गुरु यहाँ पर है अभी वर्तमान में गोचर में, इनकी कुंडली में गुरु यहाँ पर है, यहाँ से गोचर करके फिर अगली राशि यहाँ पर जाएगा तो 23 से कहाँ जाएगा, 25 में, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, तो यानी वह गोचर व्यक्ति को उछाल देगा। लेकिन अगर गोचर ऐसा हो कि अधिक बिंदु से कम बिंदु की तरफ जाए, जैसे मान लीजिए गुरु का गोचर इस राशि पर चल रहा है जहाँ पर 32 पॉइंट्स हैं, तो जब गुरु का गोचर यहाँ है तो अच्छा रहेगा। जैसे जैसे गुरु का गोचर बढ़ेगा और इस मेष राशि पर इस भाव की तरफ आएगा, 32 से 29 पॉइंट्स की वाले की तरफ आएगा, तो वह यहाँ जब तक है तब तक तो अप रहेगा, लेकिन जब इधर आएगा तो वह अप जो है डाउन्स में बदलने लगेगा। उम्मीद है यह चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसी को मैं एक उदाहरण से और समझाता हूँ। मान लीजिए कि वर्तमान समय में गोचर में वृष राशि में शनि महाराज हैं, यहाँ पे चल रहे हैं वर्तमान के गोचर में, जहाँ पर 30 पॉइंट्स है, और शनि अगली राशि में यहाँ आएंगे, मिथुन में जब आएंगे, तो जब शनि महाराज यहाँ पर है 30 पॉइंट्स में तब तक अप देंगे जब आएंगे, और जैसे जैसे इसको क्रॉस करके यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे कम पॉइंट्स हैं तो डाउनफॉल आने लगेगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। जब गुरु यहाँ था तो डाउन था, यहाँ अप था, यहाँ पहुँचा तो डाउन देगा, लेकिन जब यह इस राशि से, तुला राशि से, जिसकी कुंडली है उसके लिए, तुला राशि से जब वृश्चिक पे पहुँचेगा तो थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अप देगा, लेकिन जब यहाँ से इस राशि में आएगा, वृश्चिक से धनु में आएगा, तो अंतर अधिक है दोनों के पॉइंट्स में, तो ज़्यादा उछाल देगा। फिर उसके बाद जब यहाँ से बृहस्पति यहाँ गोचर में आएगा तो 32 से 18 है, फिर डाउन देगा। तो इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी चलती है, अप एंड, किसी की ज़िंदगी एक सीधी रेखा में नहीं चलती है। जैसे शेयर बाजार चलता है वैसे ही चलेगा, कुछ कम अप डाउन्स होते हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं। ये आप एक ग्राफ बना करके अपनी ज़िंदगी का जान सकते हैं। ऐसे लिखिए गुरु, और गुरु का जो है यहीं पर मेष, वृष, मिथुन 12 राशियां लिख लीजिए और देख लीजिए जहां पर मेष राशि है वहां पे 29 है, कम है 30, यहाँ पर 24 है, यहाँ पे अप लीजिए, मेष पे 29 है तो अप लीजिए, और फिर मेष से जब वृष पे आएगा तो डाउन है ना, तो डाउन की तरफ लीजिए। फिर उसके बाद 26 है, 24 और 26 में ज़्यादा अंतर नहीं है तो ऐसे थोड़ा सा उठा दीजिए। फिर 26 से
29 यानी अब इससे भी ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद 36, अब यहाँ से भी ऊपर जाएगा। अब 36 से 31 यानी थोड़ा सा डाउन आया यहाँ से, फिर यहाँ से 23 पे आएगा। फिर ऐसे आप मतलब जो लोग थोड़ा नॉलेज रखते होंगे ग्राफ का, वो अपने लाइफ का इसी प्रकार से एक ग्राफ बना सकते हैं। अष्टक वर्ग के 2 रोचक सूत्र हम आज आपको बताएंगे कि जीवन में दुखदायी समय कौन सा हो सकता है, अनुमान कैसे निकालें, और दुख आता है तो सुख भी आता है, सुख आता है तो दुख, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बारी बारी से आएंगे। तो दुखदायी समय और सुखदायी समय दोनों निकालना मैं अष्टक वर्ग की कुंडली से समझाऊंगा। ये सामने अष्टक वर्ग है। चलिए शुरू करते हैं और आपको समझा देते हैं। देखिए क्या है कि कुंडली में आपको अष्टक वर्ग की कुंडली में 2 चीजें लिखी मिलेंगी। आपकी जो लग्न कुंडली होगी, जिस लगन की कुंडली है आपकी लग्न कुंडली, उसी लगन की ही अष्टक वर्ग की भी कुंडली मिलेगी। अगर आपके जन्म कुंडली लग्न कुंडली में पहले घर में 3 नंबर लिखा है तो अष्टक वर्ग वाली कुंडली में भी पहले घर में 3 नंबर ही लिखा रहेगा। तो ये जो 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 ये राशियां हैं, और ये जो बड़ी वाली गिनती है जिसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, ये अष्टक वर्ग में प्राप्त रेखाएं हैं। यानी अष्टक वर्ग की कुंडली में आपको 2-2 बार गिनतियां लिखी हुई मिलेंगी। जैसे यहाँ 3 है, 33 है, 12 है, 32 है। तो ये जो छोटी गिनती ये क्रम से चल रही है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये राशियां हैं, और ये जो बड़ी वाली गिनती है ये है आपका उस भाव में ग्रहों के द्वारा दी गई शुभ रेखाएं हैं। अब एक चीज और मैं पहले बता देता हूं, अभी इस पे चलेंगे, उसके पहले एक रोचक चीज और बता देते हैं। अगर आपकी कुंडली में राजयोग है, धन योग है, तब ये अष्टक वर्ग में जिस भाव में जितनी अधिक रेखाएं होती हैं उतना ही शुभ माना जाता है। तो ये अपनी शुभता उसी अनुसार देंगी जिस स्तर का राजयोग आपकी कुंडली में बना है। अगर जन्म कुंडली में राजयोग नहीं है तो ये बढ़ी हुई रेखाएं आपको राजयोग नहीं दे देंगी। ये सिर्फ आपकी लग्न कुंडली में कितना पोटेंशियल है, वह आपके जीवन में कितना आ सकता है, इसी को बताती हैं। अगर कुंडली आपकी अच्छी है, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, नाम प्रसिद्धि चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि ये जो 4 घर हैं, लग्न, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, आप देखिए क्या इन 4 घरों में से किसी कम से कम किसी 2 घर में 30 या उससे अधिक रेखाएं प्राप्त हैं कि नहीं। अगर कुंडली में राजयोग है, धन योग है, अच्छी कुंडली है, और ऊपर से इन 4 में से किसी भी 2 भाव में या 3 भाव में या 4 के चारों में, यानी कम से कम 2 भाव में 30 से अधिक रेखाएं हो, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, बहुत अच्छी कमाई करता है, खुद ही रोजगार नहीं पाता है बल्कि और कई लोगों को रोजगार देता है। इस अष्टक वर्ग की कुंडली में लगन में 33 है, चतुर्थ में 30 है और दशम में 32 है, यानी यह व्यक्ति कई लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो सकता है। अगर 2 भाव में कम से कम होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ ना होता तो भी चल जाता 2 में, अगर इसमें 3 में है तो और भी अच्छा, अगर 4 के चारों में 30 से अधिक है तब तो बहुत ही अच्छा है, बिजनेस में आप लग जाइए। चलिए शुरू करेंगे। आपको अष्टक वर्ग की कुंडली भी लेनी पड़ेगी और अपनी लग्न कुंडली भी लेनी पड़ेगी। जो अभी मैंने आपको अष्टक वर्ग की कुंडली निकाल के दिखाया हूँ, वैसे आप अपनी जब अष्टक वर्ग की कुंडली निकाल लीजिए तो पेन लेकर के लग्न कुंडली देख करके भर दीजिए कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा, क्योंकि उसमें सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं, ग्रह नहीं दिया हुआ है। तो लगन कुंडली में जैसे जो ग्रह जहाँ जहाँ है वैसे वैसे उसी अष्टक वर्ग वाली कुंडली में भर दीजिए। और फिर अब चलिए हम निकालते हैं। दुखदायी समय और सुखदायी समय निकालना है। इसके लिए पहले आपको जानना होगा शनि, मंगल, सूर्य, राहु, ये आपके क्रूर ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं?
क्रूर ग्रह। इसी में केतु भी है, लेकिन केतु उतना अधिक प्रभावशाली नहीं है और राहु भी नहीं है, क्योंकि अष्टक वर्ग में इनको बिंदु नहीं मिलते हैं। लेकिन राहु का जो रिजल्ट होता है वही केतु का भी होता है। शनि, मंगल, सूर्य और राहु ये क्रूर ग्रह हैं। चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह में आते हैं, ये शुभ ग्रह हैं। इनकी हमको ज़रूरत अभी पड़ेगी, तो मैं लिख दिया हूँ आपको, अभी यहीं सामने से ही दिखता चलेगा क्या क्या करना है, देखते रहिए। पहला सूत्र मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि कब जीवन में समस्या या दिक्कत आ सकती है। ये जो आपकी कुंडली है, लग्न कुंडली, इसी में लग्न कुंडली में आपको देखना है कि शनि कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव में शनि बैठा है, आप इसे देख लीजिए। अब इस कुंडली के अनुसार शनि यहाँ बैठा हुआ है, अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है। ऐसे आपको अपनी कुंडली में देख लेना है, लग्न कुंडली में। लग्न कुंडली वाले ग्रहों को अष्टक वर्ग वाले में भर दीजिए, फिर देखिए शनि कहाँ बैठा है। जहाँ शनि बैठा हुआ है, जहाँ शनि बैठा हुआ है उस राशि तक के बिंदुओं को जोड़ना है। लग्न से यहाँ तक के बिंदुओं को जोड़ना है। यहाँ कितनी है, लग्न में कितना है 33, यानी लग्न से लेकर के अष्टम तक की रेखाओं को जोड़ना है आपको। लगन में 33 है, चलिए मैं जोड़ के बताता हूँ, 33, फिर यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 19 कर देंगे। यहाँ पे 30 है, 30 जहाँ शनि बैठा हुआ है वहाँ तक जोड़ते हुए जाना है। फिर अगले भाव में भी 30 है, फिर अगले में 27 है, फिर यहाँ पे 36 है, यहाँ पर 19 है, और यहाँ पे जहाँ शनि बैठा है वहाँ पे कितना है 24 है। तो लगन से जहाँ शनि बैठा हुआ है कुंडली में वहाँ तक की रेखाओं को जोड़ना है। जिस भाव में जितनी रेखाएं हैं उनको जोड़ लेना है। टोटल कर लीजिए कैलकुलेटर से। फिर उसके बाद क्या करना है, जो टोटल आएगा, टोटल संख्या जो आई है उसी में आपको 7 से गुणा कर देना है, 7 से मल्टीपल करना है। मल्टीपल जो करेंगे उसका जो टोटल आएगा उसमें आपको 27 से भाग देना है। 27 से आपको उसे डिवाइड करना है और फिर जो भागफल प्राप्त होगा, शेष फल यहाँ नहीं लेंगे, भागफल यानी जो यहाँ पे बचेगा, भागफल जो बचेगा उसे आपको लेना है। जो भागफल बचेगा उस भागफल वाले वर्ष में जब आपकी आयु उतनी हो जाएगी, मैं टोटल करूँगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको ऐसे सिर्फ उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए इनका टोटल आपका आ गया 150 आ गया, 200, 250 जो आ गया, उसमें आपने 7 का गुणा कर दिया और फिर आपने उसी में 27 से भाग दे दिया। टोटल करने के बाद मान लीजिए 56 आ गया। तो जब आपकी उम्र 56 होगी, मैं यहाँ पे रियल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ समय बचाने के लिए, सिर्फ समझाना चाहता हूँ, आप कर लीजिएगा। मान लीजिए 56 आया, तो जिसकी कुंडली है जब उसकी एज 56 होगी तब उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से दूसरा समय क्या हो सकता है जीवन में दुख और कष्ट का, इसके लिए आपको जाना है। देखिए मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है, मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से लग्न से मंगल तक गिनिए। मंगल इस कुंडली में यहाँ है, आपकी कुंडली में जहाँ कहीं होगा उसको आपको लेना है। मंगल यहाँ है, लगन से 3 घर तक आएंगे। लगन में 33 है, 33 प्लस यहाँ 19 है, 19 प्लस जहाँ मंगल बैठा है वहाँ 30 है। इस प्रकार से ये जो क्रूर ग्रह जहाँ जिस भाव में बैठे हैं, लगन से वहाँ तक की अष्टक वर्ग की रेखाओं को टोटल करना है। तो इसको हम टोटल करेंगे, फिर इसमें आपको गुणा करना होगा 7 का, जो भी आएगा 7 का गुणा कर देंगे टोटल में, फिर 27 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। मान लीजिए 33, 19 और 30 का जो कुछ योग आ गया 120 आ गया, 7 से गुणा कर दिए, फिर जो भी आया उसमें 27 से भाग दे दिए, आ गया 35 टोटल। मैं मान के चल रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करिएगा अन्यथा
काफ़ी समय लगेगा और आपको जब मैं जोड़ गुणा करूँगा तो बोरिंग लग सकता है। 35 आ गया, यानी इस जातक की आयु जब 35 वर्ष होगी तो भी दुखदायी समय रह सकता है। इसी प्रकार से जहाँ सूर्य बैठा हो, जहाँ राहु बैठा हो, इस कुंडली में राहु यहीं पर है, यानी राहु से भी वही आएगा जो मंगल से आ रहा है। तो यानी यह वर्ष दो ग्रहों की पीड़ा मिल जाएगी। अगर एक ही भाव में 2 पापक ग्रह होंगे तब वहाँ पर जो वर्ष निकल के आएगा वह ज़्यादा कष्टकारी होगा। यह एक रोचक चीज़ है। ऐसा कोई भी 2 ग्रह अगर एक साथ बैठा है, देखिए ये अष्टक वर्ग है, इसमें आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि दशा और गोचर भी देखना है, लेकिन 80-90% में तो ये सही उतरेगा, आपको अनुमान मिल जाएगा। दशा वशा देख लेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसलिए अपनी देखिए, अपने बच्चों की देखिए। अगर एक ही भाव में 2 पाप ग्रह बैठे हैं तो वर्ष जरूर निकाल लीजिए और उस वर्ष में सावधानी रखिए। ये तो हो गया, कहने का मतलब पहला सूत्र कंप्लीट करते हैं। जिस भाव में पाप ग्रह बैठा हो उस भाव में, जैसे शनि, मंगल, सूर्य, राहु जहाँ जहाँ बैठे हैं, कैलकुलेशन करके आप उस साल को निकाल लीजिए। और उस साल में जब आपकी आयु उतनी होगी तो उस साल में दशा भी देख लीजिए कौन सी चलेगी। क्या कोई क्रूर ग्रह की दशा चलेगी, मार्केश चलेगा, तो इस बात में प्रबलता और बढ़ जाएगी। अगर उस समय शुभ ग्रह की, अच्छे ग्रह की दशा होगी तो यह जो दुखदायी समय होगा वह अपेक्षाकृत कम पीड़ा देगा। अब बारी आ जाती है सुखदायी समय निकालने की। तो एकदम जो लोग थोड़ा सा ज्योतिष पहले से सीख रहे होंगे, कार्यक्रम देख रहे होंगे, वो समझ गए होंगे कि जिस तरीके से दुखदायी समय निकाला गया है उसी तरीके से सुखदायी समय भी निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? देखिए, दुखदायी समय हमने किन ग्रहों को लेकर के निकाला? क्रूर ग्रहों को। तो ऐसे सुखदायी समय कैसे निकालेंगे? शुभ ग्रहों को लेकर निकालेंगे। चंद्रमा के शुभता और अशुभता में अंतर होता है। अगर पक्ष बली है तो शुभ है, पक्ष बली नहीं है तो अशुभ है, अमावस का है तो अशुभ है। तो शुभ समय निकालने के लिए, सुखदायी समय निकालने के लिए हम चलेंगे चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र पर। मैं यहाँ पर आपको गुरु के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। आपको अपनी लग्न कुंडली में देखना है कि गुरु कहाँ बैठा हुआ है। इस कुंडली में गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है। गुरु अष्टम भाव में शनि के ही साथ बैठा हुआ है। तो यानी कि जो समय हमने शनि के लिए निकाला था वही गुरु के लिए भी आएगा। सेम प्रक्रिया है। लगन से जहाँ शुभ ग्रह बैठा हुआ है वहाँ तक के सभी रेखाओं को जोड़ लेना है जो अष्टक वर्ग में मिला है। फिर उसके बाद 7 से गुणा करना है, 27 से भाग देना है। अब अगर हम देखते हैं इस कुंडली के अनुसार, जहाँ से शनि अशुभ आ रहा था वहीं से गुरु उसी उम्र में शुभ भी आ जाएगा, यानी दोनों प्रभाव रहेंगे। ज़्यादा कौन सा रहेगा? रेशियो 40-60 का बन सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा? उस समय, उस उम्र में जो दशा, अंतरदशा, महादशा चलेगी उस हिसाब से पता चलेगा। अभी दूसरे ग्रह का एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर गुरु को हमने लिया। अब चलिए शुक्र को देख लीजिए। शुक्र किस भाव में बैठा है? शुक्र भी शुभ ग्रह है। शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। लगन से लेकर के जहाँ भी शुक्र बैठा है वहाँ तक की सभी रेखाओं को टोटल करेंगे। यहाँ पर सब 12वें भाव में है तो लगन से 12वें भाव तक की रेखाओं को लिख लिया। उसमें 7 से गुणा करेंगे, फिर 27 से भाग देंगे। जो बचेगा उस वर्ष की आयु में सुखमय समय आने का योग बनेगा। तो दुखमय समय कब, सुखमय समय कब, मैंने निकालना बताया। दुखदायी समय क्रूर ग्रहों से, सुखमय समय शुभ ग्रहों से। और जो समय निकल के आएगा, जो उम्र निकल के आएगी, उस उम्र में कौन सी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, ये भी देख करके ज़्यादा कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं।